हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। ईवीएस ब्रह्मास्त्र का वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप सीटेट पेपर 1 में 30 में से 30 मार्क्स पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे इसके पहले के वीडियोस का, उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। तेजी से चलेंगे इसलिए इसको आपको खुद से याद करना है और 2 या 3 बार सुनिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा हिंट्स आपको देते चलेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं भीमाशंकर वगैरह के बारे में। हमें पढ़ना है कहाँ से? घास से। घास जो होता है, घास की जो जड़ें होती हैं, तो घास की जड़ों की अपेक्षा मटर की बेल नाजुक होती है। कौन सा नाजुक होता है, मटर की बेल या घास की जड़? तो याद रखिएगा कौन सा नाजुक होता है, मटर की बेल। अब आगे जो लिखा गया, पीपल के बारे में लिखा गया है। जैसे आपने पीपल वगैरह देखा होगा तो ये दीवार पे भी क्या होते हैं, उग जाते हैं। दीवार पे क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। तो इसमें दूसरा भी लाइन एक जोड़ा गया पानी से संबंधित, को पौधे जड़ों द्वारा क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। आगे है पेड़ काटने के खिलाफ। जैसे पेड़ कोई भी आप काट देते हैं, लेकिन जान लीजिए आज के बाद पेड़ काटने के खिलाफ कानून है। पेड़ काटने से पहले इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है, याद रखिएगा। बरगद के बारे में 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है, खिजड़ी के बारे में पूछा गया है, इसलिए हमने एक जगह रख दिया। एक और जो आता है, जो हमेशा पूछा जाता है, ये रेगिस्तानी ओक के बारे में। तीनों के बारे में पूछा जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, खिजड़ी कहाँ पाया जाता है, और कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है, इसलिए हमने एक जगह रख दिया है। तीनों आज देख लीजिए आराम से। सबसे पहले बरगद के पेड़ के बारे में। बरगद के पेड़ की लटकन असल में इसकी जड़ें है। बरगद देखा होगा आपने, लटकन जैसा होता है, चारों तरफ निकली हुई होती है, जिसको पकड़ के बच्चे क्या करते हैं, झूला जैसे झूलते हैं, क्योंकि नीचे तक आ जाता है। नीचे तक आते आते वो धरती में भी समा जाता है। वो क्या है, जड़ें हैं। वही चीज़ लिखा गया। बरगद के पेड़ की लटकन असल में इसकी जड़ें हैं। वे टहनियों से निकलती हैं, टहनी से ही निकलता है, उसका बाजू जो हाथ होता है ना, उसको टहनी कहते हैं, उसी से वो क्या होता है, निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती है। आपने देखा होगा जब बच्चे लटक रहे हैं, जाहिर सी बात है कि मजबूत होगा। तो ये खंभों की तरफ पेड़ को क्या देती है, सहारा देती हैं। और ये आपको बता दें कि बरगद का पेड़ बहुत विशाल भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है। वृक्ष की लटकती शाखा जैसे दिखाई देने वाली, वास्तव में इसकी शाखा नहीं, जड़ें हैं। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की तरह, खंभों की भांति सहारा देता है। लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। 2 बार क्यों लिखा गया है, क्योंकि 2-3 बार पूछा गया है। इसी तरीके से लाइन लिख के पूछा गया कि ये क्या है, कि ये बरगद का पेड़ है। आगे बढ़ते हैं। को बरगद के पेड़ के बारे में क्या पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा उसमें कि उसमें एक लटकन जैसा निकलता है और वो मजबूत होता है, और वो उसका टहनी डाली वगैरह ये सारा चीज़ नहीं है, वो उसकी जड़ें हैं जो लास्ट में अंदर ज़मीन में चली जाती है। बस यही याद करना है कि वो लटकती क्या है, जड़ें हैं। आगे है खिजड़ी के बारे में। खिजड़ी के बारे में बता दें कि खिजड़ी जो होता है, रेगिस्तान में इसे देखा गया है, रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान में कहाँ, को राजस्थान में। राजस्थान में एक गांव भी है जो इसी के नाम पे पड़ा है, खिजड़ली के नाम से। को यहाँ है, बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। तो ये सारी चीज़ पढ़ लीजिए, और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए बुक में दिया गया है, क्योंकि इसकी लकड़ी होती है, इसमें कीड़ा नहीं लगता है। इसके पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। और ये जो होता है खिचड़ी, इसके पत्तियों पर रहने वाले मतलब उसका पत्ता वगैरह भी जानवर खाते हैं जो इस पे रहते हैं, और इसकी छाया में भी बच्चे खेलते हैं। इतने सारे फ़ायदेमंद चीज़ देता है एक वृक्ष। तो पढ़ लीजिए अब खिजड़ी के बारे में। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ पानी नहीं में मिलता है, वहाँ ये खूब पाया जाता है, याद रखिए। तो कहाँ पाया जाएगा, तो खिजड़ी पाया जाएगा आपका राजस्थान में। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, जाहिर सी बात है, राजस्थान में पाया जाएगा, पानी कम मिलता है वहाँ पे, वहाँ इसे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तभी तो हो रहा वहाँ। इसकी छाल दवा के काम आती है, याद रखिएगा, दवा के काम भी आती है इसकी छाल। किसकी छाल, वो खिजड़ी की। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इसकी अब जाहिर सी बात है, इसकी छाल का दावा बनना है, का कीड़ा कैसे लग जाएगा, वो तो खुद ही मर जाएगा। तो याद करने की जरूरत नहीं कि एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। एक तो दवा के रूप में इस्तेमाल आया, फिर इसका लकड़ी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लकड़ी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। तीसरा, जो फली होती है इस पेड़ की, उसको सब्जी के रूप में
उपयोग करते सब्जी बनाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए कि इसकी पत्तियां वहाँ के रहने वाले जानवर खाते हैं। वहाँ पर रहने वाले क्या करते हैं, जानवर, पत्ती भी जानवर खाता है। और इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। इसकी छाया में बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। तो राजस्थान के जोधपुर के एक गाँव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ होने के कारण इस गाँव का नाम क्या पड़ गया, खेजड़ाली। खेजड़ाली गाँव नाम पड़ गया। गाँव का भी नाम इसी के नाम पे पड़ गया। कहाँ पे है ये, राजस्थान के जोधपुर में। याद रखिए कहाँ पे है, राजस्थान के जोधपुर में। जोधपुर कहाँ है, राजस्थान में है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर वही लाइन हमने दोबारा लिख दिया है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे भी समझ लीजिए। राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ाली गांव में बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। किस समाज के लोग, बिश्नोई समाज के लोग, याद रखिएगा। ये लोग पेड़ों और जानवरों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए यह रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका क्या है, आज भी हरा भरा है। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी ओक। अब रेगिस्तानी के ओक और खिजड़ी में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। बरगद वाला तो हमने समझा दिया, लटकन होता है, उसकी जड़ें होती हैं। खिजड़ी भी समझा दिया कि बहुत सारे उपयोगी है, बहुत सारी चीज़ों में उपयोग होता है। दवा के रूप में उसका छाल उपयोग होता है, और उसका पत्ते जो बकरी होती है वो खाती है। उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट उसका क्या था, बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए कि इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था। ये वाला, ये फलियों की सब्जी बनाई जाती है और इसे पानी का कम ज़रूरत पड़ता है। कहाँ पे है ये भी याद रखिएगा। अब एक और आता है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक को देख के समझ के ये मत समझिएगा कि राजस्थान में टिक करना है। राजस्थान में कभी टिक मत कीजिएगा क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बहुत बार पूछा जाएगा भी। इसका दूसरा नाम शाहबलूत वृक्ष है। क्वेश्चन में दिया गया था, दो नाम तो हमने इसे भी डाल दिया है ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। रेगिस्तानी ओक या शाहबलूत वृक्ष, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई लगभग कितना होता है, कक्षा के कमरों की दीवार के बराबर होती है। 3-4 बार पूछा गया ये प्रश्न और 2-3 तरीके से इसे समझाया गया है। एक तो इसे ऐसे समझाया गया कि इसकी ऊंचाई लगभग कक्षा मतलब जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उसकी कमरों की दीवारों के बराबर होती है। ठीक है, इस तरीके से लिखा गया कि इसे पढ़ लीजिए, ये एनसीईआरटी का है। इस पर पत्तियां बहुत कम होती है। इस पर पत्तियां क्या होती है, बहुत कम होती है। इसकी जड़ें यदि ऐसे 30 पेड़ यानी पानी तक पहुँचे जमीन पर लाइन में लिटा दिया जाए, इतनी गहरी होती है। इस इलाके में पानी नहीं होता तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अब ये कन्फ्यूजन क्या होता है, लिख देगा इस इलाके में पानी नहीं होता, यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ये रेगिस्तानी ओक है या आपका खिजड़ी है या बरगद है, ये तीनों नाम दे देगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। खिजड़ी टिक कर देते हैं, फिर रेगिस्तानी ओक टिक कर देते हैं। कोई याद रखिएगा, रेगिस्तानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है वो क्या होता है, उसकी जड़ें होती है ना, जब तक उसको पानी नहीं मिल जाए ना तो घुसते जाता है, अंदर घुसते जाता है, क्योंकि उसे पानी चाहिए। घुसते घुसते ये 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन में लिटा दिया जाए, इतनी गहरी तक चली जाती है। यानी जब तक पानी तक नहीं पहुंच जाए तब तक ये जाती रहती है। याद हो गया। अब यही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कन्फ्यूजन आज दूर हो जाना चाहिए बाबू। तो एक तो यहाँ एनसीईआरटी से कंप्लीट हो गया। तो उसे क्या करते हैं, तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल के पीते हैं। अब पूछेगा कि खिचड़ी से संबंधित कौन है, और ये घुसा दे देगा कि तने के अंदर पतला पाइप डालकर निकाल देते हैं। ये भी सही होगा, ABCD 4 दिया रहेगा और उसमें एक ये डाल देगा तो इसे खिचड़ी के बारे में पूछा जाएगा तो समझिए कि इसे काट के हटा देना है। याद रखिएगा, ये आवाज़ मेरी जो आज गूंज रही है आपके सामने ना, ये परीक्षा हॉल में भी गूंजनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत मेहनत से कोई चीज़ लिखा जाता है। अब इसमें 3 पॉइंट हमने फिर से लिख दिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ये प्रश्न से लिया गया है। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, जाहिर सी बात है जड़ें क्या होती है, अत्यधिक गहराई तक जाती है क्योंकि वो पानी खोजते हुए अंदर घुसते चला जाता है। पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, पेड़ के तने में क्या होता है, पानी एकत्रित होता है। जी हाँ, एकत्रित होता है। पत्तियां बहुत कम होती हैं। जी हाँ, पत्तियां बहुत कम होती है। ये रेगिस्तानी ओक में है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। अब ये भी पूछा जाए रेगिस्तानी ओक क्या है, तो ये एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उसकी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ों की जड़ों के गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यानी 30 पेड़ लिटा दी यानी उसकी 30 गुनी होती है ऊंचाई। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है। तो एक प्रश्न यहाँ कंप्लीट। अब आगे वाला प्रश्न फिर पूछा गया था, उसको भी हमने डाल दिया ताकि कोई दिक्कत नहीं हो।
रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना अर्थात लगभग 4 मीटर लंबा होता है। अब याद रख लीजिए कितना मीटर लंबा होता है, लगभग 4 मीटर। इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि के नीचे आती है जब तक कि यह पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। लेकिन नोट 21 दिसंबर 2022 को एक उत्तर दिया गया था, इसे चेक कर लें। इसमें पत्तों की जगह कांटे भी होते हैं, जड़ें उथली होती हैं। जड़ें क्या होती है? उथली होती है। इसे एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। पत्तों की जगह कांटे होते हैं, जबकि इसमें आज अभी तक लिखा गया था कि जो पत्ते होते हैं तो वो क्या होते हैं, मतलब कम होते हैं। तो इन्होंने काटे लेगा, इसकी जड़ें उथली होती है, ये लिखा गया था, इसलिए हमने इसमें डाल दिया कि इसे चेक कर ले। 21 दिसंबर 2022 को उत्तर दिया गया है। अभी अपडेट भी हुआ है उत्तर को, हमने देखा है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं किया, क्योंकि 22 दिसंबर तक हमने चेक कर लिया। इसे भी नोट करके रख लीजिएगा, अलग से लिखा गया। अब निम्नलिखित सब्जियां की जड़ें और तने के बारे में पूछा गया है। फिलहाल आप जड़ें पढ़ लें, अभी लास्ट में हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है तने के बारे में अंतिम में। तो अगर बात किया जाए मूली, अगर बात किया जाए गाजर, अगर बात किया जाए चुकंदर, अगर बात किया जाए गांठ गोभी, तो ये सब क्या है? ये सब है आपके जड़ें। ठीक है। एक और बात आपसे पूछ लेते हैं कि आलू क्या है? जड़ है या तना है? क्या है? रूपांतरित जड़ है या रूपांतरित तना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में पार्टी करवाने का एक कारण बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाने का अवसर देना है। इसके लिए बच्चों को नाच गाना नाटक जैसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। कि यह पेडागोजी सेक्शन में पूछेगा, ध्यान से रखिएगा। बिहू के बारे में बार बार प्रश्न पूछा गया है, तो बिहू को ध्यान में रखिएगा। बिहू का त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार चावल की नई फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके? चावल के। रात में भोज से पहले घास और बांस से भेला घर, कौन सा घर? भेला घर बनाकर तैयार करते हैं। रात को जलाने के लिए लकड़ी, बांस और मेजी का इंतजाम किया जाता है। मांस, मछली और सब्जियों तथा शकरकंदी को भूनकर बनाते हैं। शाम को सभी को चाय और पीठा भी खाने के लिए देते हैं। इसमें एक शब्द आता है बिहू में, उरुका। क्या होता है? सुन लीजिए, याद रखिएगा। बिहू जो संबंधित है किस राज्य से संबंधित है? बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा असम राज्य से। बिहू याद रखिएगा, जोड़ लीजिए इसे, बिहू असम, जोड़ लीजिएगा आराम से। उरुका भी बिहू से ही संबंधित है, याद रखिए। क्या होता है? बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। इसमें पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाते हैं। बोरा और चेवा के बारे में बार बार प्रश्न पूछा गया, क्या है ये? तो बोरा और चेवा चावलों के दो प्रकार हैं। असम से संबंधित है ये, असम राज्य से संबंधित है ये। और बोरा और चेवा जो है असम राज्य से है। किससे संबंधित है? कुछ चावल से संबंधित है। जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, किस तरह का होता है ये भी पूछा गया कि चिपचिपे हो जाते हैं। और ये कहाँ खाया जाता है? असम राज्य में खाया जाता है। क्लियर? बोरा मीन्स वो बोरा मत समझ जाइएगा, जो है बोरा, और चेवा जो है चावल है। चेवा चावल तैयार करने के दौरान पहले ताव यानी कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे, फिर उसमें भींगे हुए चावल डाल दिए जाते हैं और उसे केले के पत्तों से ढक देते हैं। रात में इसे खाते हैं। इस त्यौहार पर औरतें ज़्यादातर पीले कपड़े पहनती है। किस तरह के कपड़े? पीले। और रंग बिरंगी मेखला चादर यानी तनवीर, फातिमा और मजानी भी पहनते हैं। याद रखिएगा ये सारे नाम। तथा भेला घर जलाकर सभी उसके चारों ओर खूब नाचते हैं। सुबह मेजी जलाते हैं। क्या जलाते हैं? मेजी। इस त्यौहार में खाना जमीन पर बैठ के केले के पत्ते पर परोसा जाता है। किसके पत्ते पे? केले के पत्ते पे। अब आगे बढ़ते हैं। मिड डे मील के बारे में कुछ लिखा गया, इसे भी पढ़ लीजिए। बच्चों का हक, मिड डे मील। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्राइमरी स्कूल के सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। दीदी मोनी के ऑफिस के बाहर लिखा हुआ होता है, कभी भात सुक्तो तो कभी लूची और छोला दाल। इसका मतलब क्या होता है आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल उनके बाहर ये लिखा होता है, भात सुक्तो तो कभी लूची और छोला दाल। आगे है पाठ, खाना खिलाना। पात्र दिव्या स्वास्तिक, मनप्रीत गुरनूर और मंजीत सिंह। यहाँ पे देखा जाए तो गुरुद्वारा के सभी से ढके रहते हैं।
अरदास के बाद सभी को कड़ाह प्रसाद दिया जाता है। कौन सा प्रसाद? कड़ाह। कड़ाह प्रसाद हलवा है। बड़ी सी कढ़ाई में आटा घी में भून कर बनाते हैं। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने खाने को लंगर कहते हैं। इसके बाद अगला पाठ चालू होता है, अध्याय 23। इसमें सबसे पहला प्रश्न यही पूछा गया था पेडागोजी सेक्शन में कि एनसीईआरटी का ईवीएस का अध्याय 23 वंशावली किस पर आधारित है या निम्न में से किससे संबंधित है? तो पोचमपल्ली जो है वास्तविक स्थानों से संबंधित है। याद रखिए, किस स्थानों से? वास्तविक स्थानों से। इसमें पढ़ लीजिए, पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। पोचमपल्ली एक शहर है और यहाँ के लोग क्या करते हैं? वस्त्र बुनते हैं और इसे क्या कहते हैं? पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनाती हैं तेलंगाना राज्य का भाग है। किस राज्य का भाग है? ये भी याद रखिए, तेलंगाना। पोचमपल्ली किस राज्य का भाग है? तेलंगाना राज्य में ये सारी चीज़ दिखे जाते हैं। तेलंगाना राज्य में तो दिखे ही जाते हैं। आगे इसमें लिखा गया पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश यानी ओल्ड आंध्र प्रदेश भी हमने लिखा है, लेकिन ये समझिए, याद रखिएगा कि ये ओल्ड है। पुराना जो था बुक में दिया गया था वो ओल्ड है आंध्र प्रदेश में। गांव मुख्तारपुर है, अभी ये तेलंगाना में है, याद रखिए। यानी पूछेगा प्रश्न तो किसको टिक करेंगे? को तेलंगाना को टिक करेंगे। मेरे ख्याल से पूछा गया था कि वहाँ आंध्र प्रदेश नहीं दिया गया था, तेलंगाना ही दिया गया था। याद रखिएगा किसको टिक करना है? तेलंगाना को ही टिक करना है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और यहाँ पे ये भी देखिएगा हमने ओल्ड भी लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। रेशम लगातार महंगा होने और बड़े दुकानदार द्वारा बुनकरों बहुत ही कम पैसा देने के कारण बुनकर यह काम क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। अब कुछ और साड़ियों के बारे में हमने लिख दिया ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, कभी पूछ दिया जा रहा है तो उसे भी आप याद रखें। चंदेरी जो होता है, आपने देखा होगा चंदेरी, आप लोग बात करते हैं कि उसका साड़ी वगैरह का। मध्य प्रदेश का कांजीवरम साड़ी के बारे में बहुत चर्चा चलता है, तमिलनाडु का है। कांथा जो है पश्चिम बंगाल का है। ये तो बहुत आपने सुना होगा, शायद शादीशुदा होंगे तो आपने खरीदा भी होगा। तो याद रखें, चंदेरी जो है मध्य प्रदेश, कांजीवरम कहाँ का? तमिलनाडु का। कांथा जो होता है पश्चिम बंगाल का। कांथा तो समझ में आ जाएगा, पश्चिम बंगाल नाम से ही स्पष्ट है, मतलब कैसे ये बोला जाता है उस पर। आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। इनमें पोचमपल्ली कारीगरी की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। अन्य पारंपरिक विषयों जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना इत्यादि है। ये पारंपरिक व्यवसाय के बारे में पूछे तो समझ जाइए कि इसमें पोचमपल्ली कारीगरी बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। अन्य पारंपरिक व्यवसाय कौन कौन से हैं? याद रखिए, कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना। अप्पा पोचमपल्ली शहर से धागे की लड़ियाँ लाते हैं। अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती है। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। धागों की गठियाँ करघे पर लपेटी जाती है, फिर इनसे बुने जाते हैं। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से भी साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। करघे से कई सुइयाँ होती हैं। डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। रेशम लगातार महंगा होने और बड़े दुकानदारों द्वारा बुनकरों बहुत ही कम पैसा देने के कारण बुनकर यह काम छोड़ रहे हैं। भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कल्लू की साल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। ये याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। पहले तो हमने बताया कि क्या क्या होता है, लेकिन यहाँ से भी ये पूछा जाता है कुल्लू की क्या चीज़ फेमस है, कुछ साल, मधुबनी की क्या फेमस है, पेंटिंग, असम की क्या, असम की सिल्क, और कश्मीरी की क्या, कढ़ाई। याद कर लीजिए। अगला जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। मलयालम में चिट्टप्पन को पिता का छोटा भाई, चिट्टप्पन नहीं होता, चिटकू, छिटकू को चिट्टू, चिटकू, चिट्टू कहते हैं, वही पिता का छोटा भाई, वही चिट्टप्पन। कंजुमा पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को कहा जाता है कंजुम्मा। माँ लग गया यानी मतलब ये
वाइफ मतलब मदर उधर से संबंधित होगा कि चाची से संबंधित है। अबू धाबी, अबू धाबी से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, याद कर लीजिए। अबू धाबी और उसके आसपास के देश रेगिस्तान इलाके में हैं, वहाँ बारिश नहीं होती है, वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, पानी से भी सस्ता है। वहाँ नीचे मतलब यही सारी चीज़ हैं, रेतीली ज़मीन है, उसके नीचे तेल होता है, जाहिर सी बात है आसानी से मिल जाएगा। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। पहला इंपॉर्टेंट लाइन, खजूर मिल जाएगा वहाँ, पेड़ दिखाई देंगे उसके। अबू धाबी की मुद्रा क्या है, बहुत बार पूछा गया है, दिरहम है, याद कर लीजिए, अबू धाबी यानी दिरहम। यहाँ ज़्यादातर अरबी भाषी बोली जाती है। कौन सा भाषा बोली जाता है ये भी याद रखिए, अरबी। ज़्यादातर गर्मी की वजह से यहाँ लोग कैसे कपड़े पहनते हैं कि ढीले ढीले सूती कपड़े पहनते हैं, क्यों? गर्मी की वजह से। और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं। रेत के टीले के बारे में पूछा गया है, इसे भी याद रखिए। अबू धाबी से भारत हवाई जहाज़ से 2 घंटे में आ सकते हैं। ऊपर से देखने पर रेत का रंग कभी सफ़ेद, कभी भूरा, तो कभी पीला, लाल या काला दिखाई देता है। इन सारे कलर को पढ़ लीजिए। कभी कभी उन्हें रेत का पहाड़ भी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? रेत का पहाड़। इसे क्या कहेंगे? रेत के टीले भी कहते हैं। अबू धाबी अफगानिस्तान में कहाँ है? तो अफगानिस्तान में रेत के टीले पाए जाते हैं। अबू धाबी तथा अफगानिस्तान में रेत के टीले पाए जाते हैं। पूछा गया प्रश्न है कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं। अबू धाबी तो याद ही रखिएगा, साथ में अफगानिस्तान भी याद रखिएगा। अबू धाबी शहर में केवल एक प्रकार यानी खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। तो याद रखिए, अबू धाबी शहर में केवल एक प्रकार यानी खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं, ये भी पूछा गया है। तो रेत के टीले के बारे में याद रखिए, अबू धाबी और अफगानिस्तान, याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं, इसमें छोटा छोटा और है, इसे पढ़ लीजिए। ये कौन से देश के नोट हैं? ये भारत देश के नोट हैं। नोट दिखाया गया था। तुम कैसे जानोगे? नोटों पे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा रहता है। नोटों की किसकी तस्वीर बनी? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बनी है। क्या नोटों का मूल्य के अलावा और भी नंबर लिखे होते हैं? हाँ, नोटों के मूल्य के अतिरिक्त और भी सीरियल नंबर लिखे होते हैं। क्या 2 नोटों पर एक ही नंबर छपा हो सकता है? नहीं, दोनों नंबर पे अलग अलग नंबर होगा, जाहिर सी बात है। एक 10 रुपये के नोट को ध्यान से देखो, इस पर लिखी हुई कितनी भाषाओं को तुम पहचान सकते हो? इसमें मैं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पहचान सकता हूँ। किसी एक नोट पे लिखे बैंक का नाम लिखो, भारतीय रिजर्व बैंक। ये प्रश्न पूछा गया था, याद रखिए। अब है अबू धाबी और केरल का तुलनात्मक रिपोर्ट। जलवायु और मौसम। शुष्क एवं अत्यधिक गर्म अबू धाबी में, केरल में गर्म और नमी युक्त। लोगों का पहनावा देख लीजिए, इस तरह का है। पेड़ पौधे, खजूर यहाँ होता है, नारियल एवं अन्न होता है केरल में। इमारतें देख लीजिए, इस तरह का होता है। सड़कों का वाहन इस तरह से दिखाई देंगे आपको। खान पान, खजूर, पराठे, मीट, बिरयानी, चिकन कबाब यहाँ का है। वहाँ क्या होगा? इडली डोसे, यानी केरल में इडली डोसे, उत्तपम, मछली। आगे भाषा, तो अरबी है, यहाँ मलयालम है केरल में। ठीक है, दोनों का तुलनात्मक हो गया। एक और चीज़ देखिएगा, भाषा होता है तो यहाँ भी हमने लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है अरबी भाषा, क्योंकि ये पूछा गया है इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। यहाँ पे देखा जाए तो केरल के बारे में है। केरल के आंगन में मसालों का बगीचा होता है। यहाँ तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि होता है। एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने आंगन में नारियल एवं टेपियोका उगाता होगा। तो ये प्रश्न पूछा गया था और नारियल और टेपियोका का आंगन में चर्चा है, इसलिए हमने इसे यहाँ डाल दिया है। और केरल में आंगन में क्या क्या उगाया जाता है ये भी नोट कर लीजिए। तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि होता है। बहुत बार पूछा गया, ये सारे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। गरम मसाला, कई मसालों को पीसा पाउडर, जैसे जीरा, इलायची छोटी और बड़ी, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता के पत्ते आदि होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आलू की चटपटी चाट है, तो इसको आगे अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग। हमने कोशिश किया था कि छोटे से वीडियो आपको बना के दे दूं, और भी तेज़ी से क्लास स्टार्ट किया जाएगा। छोटा बड़ा जितना समय मिलेगा उतना समय में आपको क्लास दिया जाएगा, लेकिन बहुत तेज़ी से इसको समाप्त किया जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियो देने हैं आपको। मेरे ख्याल से आपका NCERT 6 to 8 का ख़त्म हो चुका होगा, साइंस का, और सोशल साइंस का भी सारे वीडियोस बन चुके हैं। इतिहास, नागरिक, भूगोल तीनों के बन चुके हैं 6 to 8। उसे भी अगर आप हैं पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अगर उसमें अच्छा मार्क्स पाना चाहते हैं तो।
उसके बाद ये भी आपका चल रहा है, इसे भी तेज़ी से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में 2-2 या 3-3 वीडियो देके इसे समाप्त ही कर दिया जाए जल्दी से, क्योंकि इसके बाद आपका जो वीडियोज़ आएगा ना, कंक्लूजन वाले वीडियोज़ आएंगे कि अब क्या करना चाहिए इसे पढ़ने के बाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें दी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।